सम्मानित साथियों, आपका डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। जैसा कि इस चैनल का नाम है डेमोक्रेटिक लिबर्टी यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का क्या मतलब है और इसकी जरूरत क्या है। आपको बताते हुए बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है, क्योंकि आज के परिवेश में लोकतंत्र में लोगों को गुलाम बनाने का एक कुटिल षड्यंत्र तथा माध्यम बनाया जा रहा है। इस कुटिल षड्यंत्र तथा माध्यम को समझने के लिए हमें विश्व में सबसे पहले विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी शासन पद्धतियां चलती हैं उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे राजशाही, लोकतंत्र, गणतंत्र, साम्यवाद, तानाशाही तथा संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है? इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इस लोकतंत्र की इस संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका यानी संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली, ये कार्यपालिका एंड विधायिका दोनों आपस में संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही सही मायने में शासक होती है। इसके ठीक विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, इसमें प्रायः राज्य का अध्यक्ष सरकार यानी कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष प्रेसिडेंट ही होता है। अब हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लोकतंत्र यानी लोक मतलब लोग, जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, व्यवस्था, शासन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये 3 प्रकार का होता है। पहला, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इस व्यवस्था में प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने के लिए नीतियां प्रतिनिधि स्वयं बनाते हैं। दूसरा, उदार लोकतंत्र। यह एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, जिसमें स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उदार लोकतांत्रिक देशों में वंचित वर्ग का सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, इसके अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख विषय होते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत देश में विद्यमान थी। इसके कई सारे साक्ष्य पुराने प्राचीन साहित्यों में, सिक्कों में, लेखों, अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन से प्राप्त होते हैं। इस प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में
आजकल की ही तरह शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों का चयन होता था। पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न अवश्य थी। आपको पता ही होगा कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे। प्रत्येक राज्य, चाहे वो उदारवादी हो, साम्यवादी हो, साम्राज्यवादी हो, तथा यहां तक कि सेना के जनरल द्वारा शासित अधिनायकवादी, जिसको आप तानाशाही कह सकते हैं, राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना, पाकिस्तान जैसे राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना ज्यादा उचित समझता है, फख्र महसूस करता है। सच पूछा जाए तो आज के युग में लोकतांत्रिक कहलाना एक फैशन सा बन गया है। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें विश्व में पुनः वर्तमान लोकतंत्र की नींव रखने के लिए जिम्मेदार थीं। आज पूरा विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। अलोकतांत्रिक देश रहे 80 से ज्यादा देशों ने 1980 के दशक के बाद लोकतंत्र की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पे ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, म्यांमार, इराक, बहरीन और तुर्की जैसे देश धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आज दुनिया में लोकतंत्र का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है वह सतत संघर्ष और क्रांति का परिणाम है। विश्व का सबसे पुराना गणतांत्रिक लोकतंत्र या गणतंत्र आप कहें, इसकी शुरुआत महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व होती है। एक लंबे समय के अंतराल पे और सतत संघर्ष और परिवर्तनों से गुजरते हुए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें सारे उपनिवेशों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। यह स्वतंत्रता संग्राम 1783 ईस्वी में स्पेन की संधि के साथ खत्म हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस और स्पेन ने इन उपनिवेशों का बहुत अच्छा साथ दिया। इस प्रकार ठीक 2105 वर्ष बाद पुनः विश्व में लोकतंत्र का आगाज हो चुका था। यहां पर यह बता देना उचित होगा कि पूरे विश्व को यह बात पता है कि सन 1492 ईस्वी में इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 4 जहाजों के साथ स्पेन से भारत की खोज पर निकला था। यह वही 1492 ईस्वी है जिसमें यूरोपीय देश स्पेन ने यहूदियों को अपने देश से निकाल बाहर भगाया था। यह बहुत बड़ी घटना है। यहूदियों को एक देश ने, स्पेन ने अपने देश से बाहर भगा दिया था। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि 458 ईस्वी में विंसेंट नामक बौद्ध भिक्षु ने अमेरिका की यात्रा करी थी, जो आज के अफगानिस्तान प्रांत का रहने वाला था। इस प्रकार विंसेंट के अमेरिकी यात्रा के 1325 वर्ष के बाद अमेरिका में लोकतंत्र की नींव पड़ती है। ये उनकी दी हुई ये बुनियाद है, ये बीज है, जिससे कि वहां के लोग प्रभावित होकर के और धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़े। आपको यह भी बताया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। गोवा में एक जगह है जिसको वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता था? क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये भूभाग जिसको वास्को डिगामा ने खोज लिया, क्या आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? आश्चर्य नहीं लगता है? ये तो वही बात हुई कि आपके घर के बगल में, पड़ोस में कोई घर है और आपने उसको खोज लिया और इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध हो गए।
इस प्रकार आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारतीय गणतांत्रिक लोकतंत्र की स्थापना जहां महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों ईसा पूर्व 322 ईस्वी में होने के 2105 वर्षों के बाद 1783 ईस्वी में अमेरिका में होने जा रहा था। भारत वहीं औपनिवेशिक शासन का गुलाम होने जा रहा था। इसकी चर्चा बाद में हम विस्तार से करेंगे। अभी हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र, एक नई लोकतांत्रिक क्रांति की आवश्यकता क्यों है। एक नई लोकतांत्रिक क्रांति की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक डेविड ह्यूम ने 1739 ईस्वी में लिखा था कि जनता की सरकारों की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इंसान अपनी संकुचित सोच की वजह से वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में सोचता रहता है, भविष्य के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता है। डेविड ह्यूम का मानना था कि सरकारी संस्थाएं, संसदीय परंपरा तथा जनप्रतिनिधि हमारे स्वार्थ की उड़ान पर लगाम लगाएंगे और समाज को दूरदृष्टि देने का काम करेंगे। पूरी दुनिया में आज के राजनीतिक माहौल में देखें तो हालात ठीक इसके उलट लगते हैं। जो उम्मीद डेविड ह्यूम को लोकतंत्र से थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। आज की हमारी राजनीतिक व्यवस्था तत्कालिक चुनौतियों से निपटने का जरिया मात्र भर रह गया है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में भविष्य को लेकर कोई दूरदृष्टि नहीं दिखती है। वह अपने आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचते हैं। नेता तो अगले चुनाव की जुगत में लगे रहते हैं। नियमित रूप से चुनाव होना लोकतंत्र की एक बाध्यता है, एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस बुनियादी व्यवस्था ने नेताओं को भविष्य की चिंता करने की फिक्र से आजादी दिला दी है। बस हमारे नेता अगले चुनाव जीतने की जुगत में लगे रहते हैं। यही वजह है कि अपराध बढ़ने पर अपराधियों के इनकाउंटर और गिरफ्तार करने की खाना पूर्ति भर होती रहती है। इसके सामाजिक दुष्परिणाम और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में भी देशों के निहित स्वार्थ बीच में आड़े हाथों आ जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज का लोकतंत्र लोगों को गुलाम बनाने का एक जरिया भर बन के रह गया है। समस्या की जड़ लोकतंत्र की बुनियाद में ही है। सचमुच ये हमारे नेता चुनाव जीतने की जुगत में लगे रहे। नेता वोटर को लुभाने के लिए टैक्स में छूट, बड़े कारोबारियों को मनमानी करने देने की छूट और पर्यावरण को लेकर समझौते करने को तैयार रहते हैं। इस बोझ को आने वाली पीढ़ियों को उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भविष्य के लिए शिक्षा में निवेश और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए योजनाओं में निवेश से बचा जाता है। निकट भविष्य के ऐसे फायदों के नुकसान का बोझ आने वाली पीढ़ियों पर डाल दिया जाता है। तमाम लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों को नजरअंदाज करके उनको दबा के रखा जाता है, जिसमें भारत की अग्रणी भूमिका है पूरे विश्व में। आज के लोकतंत्र में भविष्य की पीढ़ियों को गुलाम बनाने का जुगाड़ किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के लोकतंत्र में भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। जब ब्रिटेन में साम्राज्यवाद के दौर में गुजर रहा था ब्रिटेन, तो ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया था, जो उसने इस जमीन को किसी की भी जमीन न होने के सिद्धांत देते हुए उस पर अपना हक जमा लिया था। अंग्रेजों का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। इस तरह आज की पीढ़ियां आने वाली नस्लों की चिंता करने के बजाय भविष्य को शून्य मानकर फैसले ले रही हैं। उनके गलत फैसलों को भविष्य के बोझ
भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ के रूप में डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए आज जरूरत है कि लोकतंत्र अपने आप को नए नजरिए से देखे, अपनी संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकले, भविष्य को अपना गुलाम समझने और बनाने की सोच से आजाद हो। यह हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। लंबी दूरी की सोच रखने का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन का ही एक राज्य वेल्स ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भविष्य की पीढ़ियों की बेहतरी के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सन 2015 में इसके लिए कानून बनाया गया था। वह कमिश्नर योजनाएं बनाने वालों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर भविष्य की फिक्र करता है, उन्हें फौरी तौर पे फौरी समस्याओं से निपटने के बारे में इस सोच से रोकता है। अब यह फॉर्मूला पूरे विश्व में, पूरे ब्रिटेन में लागू करने की पर जोर दिया जा रहा है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। यह बहुत बुनियादी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा। अमेरिका के मूल निवासी के बीच एक सिद्धांत 7वीं पीढ़ी का था, जिसमें 150 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ियों के बारे में, लोगों के बारे में सोच करके कदम उठाए जाते थे। अब वही सोच आधुनिक लोकतंत्र में लाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में तो आवर चिल्ड्रन ट्रस्ट नाम की एक ट्रस्ट ने भविष्य की पीढ़ियों के कानूनी अधिकार की लड़ाई शुरू कर दी है। इस ट्रस्ट ने अमेरिकी सरकार पर केस कर दिया है। वादियों में ज्यादातर छात्र और किशोर शामिल हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जो भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी। लॉस एंजलिस की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एन कार्लसन कहती हैं कि मुकदमे को बच्चों ने दाखिल किया है। यह अच्छी बात है कि बच्चे भविष्य की सोच रहे हैं। अगर वे ये सरकार के खिलाफ यह मुकदमा जीत जाते हैं तो ये दुनिया के भर के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। कितनी बड़ी बात है, बच्चे मुकदमा कर रहे हैं, बच्चे मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो भी सरकार के खिलाफ। क्या भारत में ऐसा सोच सकते हैं? क्या दूसरे देशों में ऐसा सोच सकते हैं? दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्रों की जो लिस्ट है, हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2016 में घोषित लोकतांत्रिक सूचकांक डेमोक्रेटिक इंडेक्स के आधार पर एक सूचकांक तैयार किया गया है, एक इंडेक्स तैयार किया गया है विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की, जिसमें पहले नंबर पर नॉर्वे आता है। और आपको पता है भारत का नंबर 32वां है। भारत का लोकतंत्र 32वें नंबर पर आता है, नॉर्वे पहले नंबर पर आता है। ये कितनी दुखद स्थिति है। हमारे राजनेता विश्व में जाकर के चिल्ला करके एक सेंटेंस बोलते हैं, बेशर्मी की हद पे उतर आते हैं। क्या कहते हैं? वी आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उनको ये देखना चाहिए कि ये किस लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो विश्व में 32वें नंबर पर है। दुनिया में 19 ऐसे देश हैं जहां पूर्ण लोकतंत्र है, कंप्लीट डेमोक्रेसी, उसमें भी हमारा नंबर नहीं आता है, भारत का नंबर नहीं आता है। दोषपूर्ण लोकतंत्र की सूची में 57 देश आते हैं विश्व के। मिश्रित शासन वाले देशों की सूची जहां पर मिश्रित शासन है उसमें 40 देश आते हैं। तानाशाही शासन तंत्र जहां पर तानाशाही है, ऐसे देशों की सूची में 51 देश आते हैं, 51। दुनिया के 11 ऐसे देश हैं जिनकी अपनी खुद की सेना नहीं है। अतः आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि लोकतंत्र की बेहतरी की चिंता करना शुरू कर दें तथा लोकतांत्रिक देश में रहकर आज से ही एक नागरिक बनने का अभ्यास करना शुरू कर दें। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत अभिवादन।